जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी वीडियो को प्रीवियस जो इस चैनल पर डले थे उनको लाइक किया तो। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो चीज़ें देख रहे हो आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये वीडियो अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कृपया कर आप अपनी रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है दिया कीजिए। एक कम्युनिकेशन में हमारे बीच यही है, कमेंट सेक्शन और आपका लाइक और सब्सक्राइब ही तो हमारा जो कम्युनिकेशन वे है वही तो है ना। तो आप लोग इसको समझिए और इस पे आप लोग भी काम कीजिए, ठीक है। चलिए, जो इस वीडियो में नए जुड़े होंगे उनको हम बताना चाहेंगे कि हमारी एक थीम चल रही है कि बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को एनालाइज के रूप में ये किया जाता है कि देखा जाता है कि आखिर ये प्रश्न आया कैसे था, कहाँ से आया था। और फिर इस अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए होते हैं तो सारे क्वेश्चंस को जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, प्रीवियस ईयर के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सारे हो जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। साथ में ही वो टॉपिक क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म में उसी बुक से कर लेते हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया रहता है, ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन 64 नंबर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2.0 में आया था, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चंस थे ये अभी बीपीएससी 3.0 में आया था क्वेश्चंस, जैसे मरुदभिद वाले। इसके बाद ये चैप्रल बायोम जो है किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सब जो और भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन हम एग्जांपल के लिए 2-3 क्वेश्चंस जो है ले लेते हैं जिससे आपको समझ आए कि हाँ ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इतना हमको समझाना रहता है। तो चलिए, जैसे 64 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो देखिए, बुक में भी जो है ना ये अप्रोक्सीमेट जो है 47,000 प्रजातियां वनस्पति की और 81,000 प्रजाति जीवों की जो है बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा उसमें भी अप्रोक्सीमेट ही बताया गया है, ठीक है। सेम टू वहाँ पे लेकिन 47,000 ही प्रजाति की जो है मेंशन की गई है। अभी हम ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा ये चीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपको 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो है वनस्पति की अप्रोक्सीमेट पाई जाती है, ठीक है, भारतवर्ष में। अगला प्रश्न है आपके सामने, मरुदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो ये तो सबको मेरे ख्याल से बन गया होगा और सबसे इजी क्वेश्चन था, मरुस्थलीय वन में जो है मरुदभिद जो पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जियोम या बायोम उसको जिसको कहते हैं चैप्रल के रूप में भी जाना जाता है। तो बायोम क्या होता है, जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। जैसे कि वन, घास स्थल, रेगिस्तान, टुंड्रा बायोम, ये सब है ना, तो वही बायोम है। तो उसी में पूछ रहा था चैप्रल, तो चैप्रल जो है ना भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जो है उसका दूसरा नाम जो है चैप्रल बायोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भूमध्य सागरीय झाड़ीय वन। इसको भी हम देखेंगे ये कैसे कैलिफोर्निया यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो है आपका इस टाइप के जो झाड़ी वन पाए जाते हैं यानी तटीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी पहले ही पेज में आपको जो वो क्वेश्चन पूछा गया था, 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू से पढ़ते हैं। चैप्टर क्या है आपका, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है। तो ये चीजें जो है एनसीईआरटी में पूछी जाती हैं, वही पूछा गया है। क्या वह एक प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया जो देश है उनमें क्या कितने स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है, ठीक है। हमारे यहाँ जो विश्व में है फूलों के पौधे कितने विश्व के कितने प्रतिशत हमारे यहाँ फूलों के पौधे पाए जाते हैं, 6%। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे कि फर्न। अब ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना फूलों का पौधा कौन सा है, तो फर्न, शैवाल जिसको एल्गी भी कहते हैं तथा कवक जिसे फंजाई कहते हैं। भारत में लगभग 90,000 यानी कि देखिए वहां पे 81,000 दिया था ना, तो वैसे ही ये अप्रोक्सीमेट था वो। तो 90,000 जातियों के जानवरों तथा विभिन्न प्रकार की
मछलियां ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, आज जो है जैव विविधता जो है लगभग 36 स्थान खोजे जा चुके हैं विश्व में। ठीक है, तो ये जब बुक छपी होगी तब की ये बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे। अब जो है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है वो समझाना चाहे, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसे क्या कहेंगे, अक्षत वनस्पति कहेंगे, यानी कि बिन मतलब टच वच नहीं करते वनस्पति, उससे अछूत रह गया तो उसको क्या कहेंगे, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। देखिए, जैसे कृषि वगैरह जो है मानव द्वारा किए जाते हैं, तो ये खुद की प्रकृति के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये मानव निर्मित हो गया, तो ये प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएगा। आएगा तो वनस्पति में ही, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगा। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होगा वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय प्राकृतिक वनस्पति क्या होगा, जो है प्रकृति के द्वारा उपज हुई हो उसकी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। अब ये चीज एक देख लेते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। तो ठीक है ना, देश में जो अपना अपना मूल रूप से जो उत्पन्न होते हैं वनस्पति उसको क्या कहेंगे, देशज। जो बाहर से लाएंगे उसको क्या कहेंगे, विदेशज। तो ये विदेशी और देसी तो हम लोग जानते ही हैं, तो वो कोई वो अलग नहीं था। आगे है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। अब वनस्पति जगत का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ ये है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। अब वनस्पति के प्रकार क्या है, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि पहला क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसे मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। पर्वतीय वन, ठीक है, वो पर्वतों पे पाए जाने वाले को क्या कहेंगे, पर्वतीय वन। मैग्रोव वन, आपको पता है कि तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे डेल्टा के प्रकार, जो नदियों के डेल्टा बनते हैं वहां पे क्या है, मैग्रोव वन ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये अभी मिलेगा ही अपने को। चलिए, पहला जो था उष्णकटिबंधीय वर्षावन किसे कहते हैं और कहाँ पाया जाता है और कितने अक्षांश में पाया जाता है, ये हम देखते चलते हैं। तो देखिए, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। अब ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ना, ये तटीय क्षेत्र पे ज्यादा पाए जा रहे हैं, और हमारे भारत में जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती होगी वहां पाए जाते होंगे। तो वही चीज ये दिखाया है कि देखिए, अंडमान निकोबार भी तटीय क्षेत्र है, लक्षद्वीप भी तटीय क्षेत्र है। आपका पश्चिमी घाट पे पता ही है कि बहुत अच्छा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा वहां पे प्राप्त होता है। भारत में वैसे मेघालय में पाया जाता है, लेकिन पश्चिमी घाटी में जो है अपनी वर्षा की जो मात्रा है वो भी अच्छी है, 200 से आगे दिया ही है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। ठीक है, तो बारिश कितने तक होता है जहां वर्षावन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जगह पे। ठीक है, उसके बाद थोड़े समय के लिए वहां क्या शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। इसके बाद इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अब देखिए, वर्षा वन में क्या है, पानी अच्छी खासी मिलती है तो इनको एनर्जी अच्छी आती है, तो ये 60 मीटर तक के ऊंचाई तक यहाँ पे क्या है, वृक्ष को आप देख पाएंगे कि इनकी ऊंचाई जो है 60 मीटर तक पहुंच जाती है। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं। तो हमेशा वहां क्या होगा, बारिश होगी। तो आपको पता ही है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां क्या होता है, वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, अतः हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ पत्ते जो है पत्ते छोड़ते हैं, गिराते हैं, कुछ पत्ते अपने हरियाली लिए होते हैं, और घना इतना होता है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि इनने कभी पत्ते अपने गिराए भी हैं। हमेशा क्या होता है, एवरग्रीन, मतलब हमेशा वो सालों भर जो है ये हरे भरे ही लगते हैं।
इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष, जैसे कि अब देखिए ये जो वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उनके जो कुछ पौधे हैं उनके और वृक्ष जो उन वो जो है खास तौर पे मतलब बताया गया है, तो ये पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे आबनूस, जिसको एबोनी भी नाम से जानते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये कहाँ पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे। कौन कौन से वृक्ष? आबनूस यानी कि एबोनी भी कहते हैं उसको, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना यानी कि सिंकोना, ये जो है वृक्ष जो है कहाँ पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे। अब ये देखिए वनस्पति जो है प्राकृतिक रूप से भारत में कहाँ कौन से पाए जाते हैं, कैसे रूप में फैले हैं, ये चीजें दिया है। तो देखिए जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा, हमने अभी जस्ट प्रीवियस चैप्टर जो था वर्षा पढ़े थे हम लोग कि कहाँ से मानसून आता है, कहाँ ज्यादा वर्षा होती है। तो जहाँ ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होगा ना, तो वहां पे क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन, हमेशा जो है पानी वहां पे मात्रा मिलती रहती है अच्छी खासी में, तो वहां कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार यानी कि एवरग्रीन यानी हमेशा रहते हैं। तो ये देखिए जैसे ये मेघालय वाला क्षेत्र था आपका यहाँ पे, उसके बाद आपका मालाबार तट था, वहां पे भी बारिश ज्यादा हो रही थी, तो वहां पे क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्ष सदाबहार वन पाए जाएंगे। ये तटीय क्षेत्र जो होंगे वहां पे पाए जाएंगे ना। यहाँ पे भी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा होती है, तो यहाँ पे क्या पाए गए? जहाँ पे वर्षा वाले क्षेत्र जो है वहां पे क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब दूसरा बल बोल रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये क्या है ना, ये भी अच्छे वन पाए जाते हैं। ये जो बीच में भारत में सबसे ज्यादा रूप में पाया जाता है, तो वो कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। लेकिन इनका ये है कि ये एक साल में एक बार अपने पत्ते को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है। अब देखिए पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे? तो पर्वतीय वन वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर्वत हमारे भारत में ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे आपने डफला मिसली ये सब देखी होगी, पर्वतीय से ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां यहाँ पे हैं। ठीक है। हिमालय जो है आपका, ये हिमालय का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। तो हिमालय वाली क्षेत्र जो है हम वहां पे क्या पाएंगे? पर्वतीय वन पाएंगे। यानी कि ये वाला क्षेत्र भी आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र पर्वतों से, और यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी भी पाई जाती है, तो पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं यहीं पे, इससे याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद और अगला कौन सा था? मैंग्रोव वन। अब मैंग्रोव वन जो है ना, ये देखिए नदी के डेल्टा जो बनती है ना, तो तटीय क्षेत्र पे वहां पे बनती है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये वाला डेल्टा, कृष्णा कावेरी नदी वाली का डेल्टा और ब्रह्मपुत्र गंगा नदी का डेल्टा जो है, विश्व में सबसे ज्यादा जानते हैं कि आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है वो विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है। और ये कहाँ है? ये रहा अपना सुंदरवन की जगह पे। तो ये वाली जो डेल्टा है ना, यहाँ पे क्या, ये डेल्टा जो बनेगी वहां पे क्या पाए जाएंगे? मैग्रोव वन पाए जाएंगे। ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे? जैसे मरुस्थलीय भाग जो है वहां पे आपको क्या पाए जाएंगे? कटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि वो पत्तियां जो क्या करते हैं, अपनी पत्ती जो है कम मतलब कांटों के रूप में बदल देते हैं। क्यों? ताकि पत्तियां पानी जो है ऑब्जर्व ज्यादा करती हैं। कांटे के रूप में वो लोग पानी, वहां पे जो रेगिस्तान होता है तो वहाँ पानी की कमी होती है, तो वहां पे कैसे बन पाए जाएंगे? वहां पे कटीले वन पाए जाएंगे, मोटी मोटी छालों वाली, लंबी जड़ों वाली, ये सब पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। और ये मरुभूमि क्षेत्र में मरुभिद भी कहलाते हैं, जैसे कि आपको प्रश्न में ही दिया गया था। ठीक है। चलिए अब आपने मानचित्र देख लिया, मानचित्र को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। इसके आगे है कौन सा पढ़ रहे थे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पढ़ रहे थे। ठीक है। उसी के आगे का ये है, इन वनों को सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, इस इन रूप में जो है ना, सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हो जाते हैं? हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन और एक सींग वाले गैंडे जो हैं असम में। आपको पता ही होगा एक सींग वाले गंडे के लिए असम जो है फेमस है, तथा पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में जो है मिलते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी मिलते हैं। अब देखिए इसकी ऊंचाई ये बताया गया है कि कितने तक, 60 मीटर तक चली जा रही है इसकी। 5 मीटर तक कौन सी है? इसको झाड़ियां वगैरह है, तो झाड़ी परत कहाँ तक रहेंगी? 5 सेंटीमीटर तक रहेंगी। 1.5 सेंटीमीटर तक समझिए घास होते हैं। ठीक है। 20 सेंटीमीटर तक ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो ये नवीन वृक्ष हो जाएंगे आपके। तो ये क्या मतलब ये बता दिया है कि 60 मीटर की ऊंचाई तक ये क्या होते हैं और ये इनको क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई खास नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो वृक्षों की ऊंचाइयां हैं जो मैक्सिमम, वो 60 मीटर तक भी पाई जाती हैं। ठीक है।
और इसमें तरह तरह के चिन्ह जैसे झाड़ी, वृक्ष, ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर आपको पानी भी देखने को मिलता है और कभी कभी जो है कुछ समय के लिए ही बस शुष्क वन, जो शुष्क मौसम है, यहाँ पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेंगे डिटेल में। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तो अब याद रखना है कि हमारे जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उसको मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि वो कभी पूछ देगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के वन पाए जाते हैं, हाँ वहां लिख देगा वो मानसूनी वन। तो आप सोचोगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं लगा दोगे। इसलिए याद रखना आप कि मानसूनी वन जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही कहते हैं। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आपको ने वर्षा, वो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो आपने ऊपर देखा वो 200 सेंटीमीटर तक वर्षा तक था। इसका रेंज क्या है, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो होती है यहाँ पे, वहीं पे ये वन पाए जाएंगे। तो याद रखना है, भारत में वैसे मैक्सिमम यही जो रेंज है, भारत में वर्षा का क्या रेंज है, 125 सेंटीमीटर क्या है उसका औसत वर्षा जो है अपना भारत का है। तो ये सबसे ज्यादा यही 125 सेंटीमीटर किसके अंदर आ रहा है, 70 से 200 के बीच में आ रहा है ना। तो इसे याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उसका जो वर्षा का रेंज होगा वो कितना होगा, 70 सेंटीमीटर से लेके आपको 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा वाला क्षेत्र होगा वो। ठीक है, इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो कहा ना, पर्णपाती इसका नाम इसमें इसीलिए दिया गया है क्योंकि साल भर में कम से कम ये एक बार जरूर अपनी जो है पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। जब मौसम शुष्क हो जाता है तो अपने को सरवाइव करने के लिए लोग क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है, जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यानी कि ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है जल के आधार पर। पहला हो गया आपको आर्द्र तथा दूसरा हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ये किसके टाइप हो गए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के ही हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ कितने रेंज में पाया जाएगा, 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा के क्षेत्र में आपको आर्द्र पर्णपाती वन या नम पर्णपाती उसी को कहते हैं, नमी जो होती है उसी को आर्द्र कहते हैं, तो वो उसको कहेंगे। तो कहा कितने रेंज में, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो अपना देश है उसके पूर्वी भागों में इस टाइप के जो आर्द्र पर्णपाती वन है उनकी ज्यादा मात्रा कहाँ देखने को मिलती है, भारत के जो पूर्वी वाले राज्य हैं या पूर्वी वाला जो भाग है उस भाग में देखते हैं। जैसे कि आप देखिए क्या क्या था इसमें, पश्चिमी उड़ीसा हो गया आपका, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, झारखंड और आपके हिमालय के गिरिपाद प्रदेश, इनके पूर्वी वाले ढालों में जो है ये इस टाइप के जो वन है पाए जाते हैं। जैसे उनमें एक प्रमुख आप पौधे जो है, वृक्ष जो है कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखेंगे सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो अब पूछा जाए कि सागौन जो है किस प्रकार की मतलब प्रमुख प्रजाति है, तो ये किसके हैं, यानी आर्द्र या नम पर्णपाती वन के जो है में पाए जाते हैं सागौन। ये पाए जाएंगे ऐसे, अगर ऑप्शन में ना हो सिर्फ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी हो तो वो भी आंसर सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर ये दिया हो कि आर्द्र या नम पर्णपाती वन, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्द्र या नम पर्णपाती वन में सागौन जो है एक प्रमुख प्रजाति का वृक्ष है। ठीक है, उसके बाद बांस, साल, शीशम, अब सागौन के साथ साथ बांस, साल, शीशम भी पाए जाते हैं वहां पे। साथ साथ में कौन से और पाए जाएंगे, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष जो है व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। आपको पता ही है चंदन जो कर्नाटक है, चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, कर्नाटक में। उसके बाद अब आते हैं उसी के जो है पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर का जो दूसरा था शुष्क पर्णपाती वन, वो कहाँ पाया जाता है, तो जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होगा वो क्या था, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है आर्द्र वाली पाई जा रही थी। लेकिन ये क्या हो जा रहा है, 70 से ही स्टार्टिंग है लेकिन ये 100 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि उससे सूखी जगह वाली पे, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन हो गई के बीच पाई जाती है।
ये वन प्रायद्वीप पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर जैसे कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार के मैदानों में कौन से वन ज्यादा पाए जाते हैं, तो शुष्क पर्णपाती वन जो है बिहार में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि पश्चिमी आपका वेस्ट चंपारण जो है वहां ज्यादा पाया जाता है इस टाइप का वन। उसके बाद विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य के प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों को पशुचारण में भी होता है। यानी कि जो नम आर्द्र पर्णपाती वाले थे वहां पे क्या ज्यादातर व्यापारिक जो महत्व वाली प्रजातियां पाई जा रही थी, लेकिन वही शुष्क पर्णपाती में आप देखेंगे तो इसमें कृषि कार्य के लिए भी होता है प्रयोग और कुछ पशुचारण को भी फायदा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा व्यापारिक पूछा जाए तो कहाँ मिलता है, शुष्क वो आर्द्र पर्णपाती वन में जो है व्यापारिक वृक्ष जो है मिलते हैं। अब आप ये देखेंगे, ये देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे हैं, ऐसे है तो भारत में सबसे ज्यादा यही देखने को तो मिलता ही है, तो सबको मेरे ख्याल से ये देखा हुआ होगा। आगे चलते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय, अब जानवर के बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे। तो सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं। ये अपने आसपास पाए ही जाते हैं। शेर आसपास नहीं पाया जाता, लेकिन आपको पता है कि शेर जो है इन्हीं टाइप के वन में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कटीले वन तथा झाड़ी वन। ठीक है, अब ये क्या है, मरुस्थलीय वन भी इसको कह सकते हैं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहां पे क्या होंगे, कंटीले वन पाए जाएंगे या झाड़ियां पाई जाएंगी। झाड़ियां इसलिए क्योंकि वो उसको जल नहीं मिल पाता तो वो उतनी विकसित हो ही नहीं पाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो आपको पता ही है उत्तरी पश्चिम भाग में रेगिस्तान अपना है, थार रेगिस्तान। तो अपने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है कटीले वन तथा झाड़ियां वन पाई जाती हैं। उसके बाद जिनमें कौन कौन सा आ जाएगा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी भाग जो है वहां पे थोड़ी सी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान देखिए अर्ध शुष्क क्षेत्र वाले जो है इन राज्यों के सम्मिलित है। खासतौर पर राजस्थान जो है तो वहां तो मतलब भरपूर मात्रा में यही मिलते हैं, कटीले वन तथा झाड़ियां वन मिलती हैं। ठीक है, आकाशिया, खजूर, पाम, यूफोरब क्या है ये, यूफोरबिया तथा नागफनी कक्टाई, नागफनी देखा ही होगा आप लोगों ने। यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां, यहाँ पे जो झाड़ियां पाई जाएंगी ना, जो कटीले वन तथा झाड़ियां ये वाले वन में, यहाँ पे वो कम वर्षा होता है तो वहां पे हमेशा कैसी पाई जाएंगी वन, जैसे नागफनी हो गया, काटिले वन पाए जाएंगे, साथ में लंबे जड़ों वाले पाए जाएंगे क्योंकि ये पानी की तलाश में अंदर तक जाते रहते हैं। इनकी छाले जो होंगी मोटी मोटी होती हैं, जो भी पौधे वहां पाए जाएंगे। तो इस टाइप के जो पौधे कहाँ पाई जाती हैं, कटीले वन तथा झाड़ियों जो ये वन है इस टाइप में। ठीक है, जिसको मरुभूमि भी कहते हैं, क्या कहेंगे, मरुस्थल वाली जो वन है वो उसको भी ये भी कह सकते हैं मरुस्थलीय वन, जो हमने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। तो पानी की तलाश में क्या होता है, ये नीचे तक फैलते जाता है। ठीक है, पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम हो सके, इवन वो कांटों का रूप भी ले लेती हैं। ठीक है, शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन, ठीक है, कटीले वन तथा झाड़ियां इसी को मरुस्थलीय वन कहेंगे। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये नागफनी आपको दिख रहा होगा, कैक्टस, नागफनी ये रहा, कैक्टस ये रहा आपको, और ये जो पौधे हैं कुछ ये पाए जाते हैं वहां पे। अब पर्वतीय वन पे आते हैं। जो पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, हमारे हिमालय आपने देखा ही होगा, अपने भारत में है, वो उधर ही साइड में जो है पर्वतीय वन पाए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखता है। अब जितनी ऊंचाई बढ़ेगी उसी हिसाब से आपको पौधे भी देखने से मिलेंगे। तो किस आसपास के जो एटमॉस्फेरिक जो प्रभाव होता है वो सभी चीजों पे पड़ता है, वो चाहे पक्षी हो या जंतु हो या जीव मानव हो, सभी पे पड़ता है। तो वही चीज ये बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद
1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखना होगा कि 1000 से मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक में कैसे वन पाए जाएंगे? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। ठीक है, इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट, ठीक है, ये कोई वृक्ष है, ओक का तो जानते ही हैं, जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से लेकर 3000 मीटर यानी कि उससे भी ऊंचाई पे के बीच में कैसे वन पाए जाएंगे? शंकुधारी वन पाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 1500 से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई पे आपको शंकुधारी वन पाए जाएंगे। शंकुधारी उसलिए कहते हैं ऐसा कुछ शेप हो जाता है ना, तो उसको इसको कहते हैं ना, मैथ्स में पढ़े हैं ना, शंकु। तो वही है, तो देखिए आप इसको ऐसा करेंगे तो ये शंकु टाइप का बन रहा है ना, तो यही है शंकुधारी वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है, और खास तौर पे आपको 1000 से 1500 से 3000 के बीच में। अब वो जो शंकुधारी वन है उनमें कौन कौन से आते हैं? वृक्ष में जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे, चीड़, पाइन भी उसको कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। तो अब ये पेड़ जो है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि शंकुधार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन में रहेगा जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जो पेड़ हैं, ये वृक्ष जो कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। जब 36,000 से ज्यादा ऊंचाई हो जाता है तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन या घास के मैदानों का स्थान कौन ले लेती है? अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ठीक है, सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। तो अब ये अल्पाइन वन के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हो जाएंगे आपके? सिल्वर फर, जूनिफर यानी कि फर आ रहा है, पाइन व बर्च इन वनों के क्या है? मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है? जैसे जैसे आप हिम रेखा के निकट जाओगे, वो घास से जो झाड़ियां हैं वो कैसे हो जाती हैं? अल्पाइन घास के रूप में मैदानों में विलीन हो जाती हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। तो अब ये कौन सी जनजातियां हैं? गुज्जर तथा बक्करवाल। ठीक है, ये लोग जो है ना, घुमक्कड़ जनजातियां होती हैं, जातियां, वो क्या करते हैं? अपने पशुचारण के लिए उस जो अल्पाइन घास है उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है अधिक ऊंचाई वाले भाग में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। अब ये अधिक ऊंचाई वाले भाग में जो है मांस लीचन घास, ये घास की टाइप है। टुंड्रा वनस्पति जो है एक भाग है वहां के, कहाँ पे? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में। ठीक है, अभी टुंड्रा वनस्पति जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टुंड्रा बायोम क्या है। इन वनों में प्रायः काश्मीरी महामृग, अब यहाँ पे जानवर कौन कौन से रहते हैं ये देखना है। तो यहाँ पे काश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं मैंग्रोव वन पे, जो मैंने बताया था अभी कि जो डेल्टाएं बनाती हैं नदियां, वहां पे ये देखने को ज्यादा मिलती हैं। और मैंग्रोव वन जो होती हैं बहुत घनी होती हैं, तो ये अगर चक्रवात वगैरह भी आता है ना, तो उसकी स्पीड को जो है कम करने में भी ये क्या करती हैं? फायदा करती हैं। तो मैंग्रोव वन जो है किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक ढाल बन के ये चक्रवात वगैरह से रक्षा करती है। ठीक है, यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की, अब देखिए ये मैंग्रोव की जो है चित्र दी हुई है, तो आप ये देख लीजिएगा घने मैंग्रोव कैसे जड़ इसकी ज्यादा है। घने मैंग्रोव क्या है? एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो डेल्टा वाले स्थान पे क्या है? डेल्टा ये होता है कि जैसे नदियां बह के आती है ना, तो वो क्या एक जगह, जैसे किसी बड़े समुद्र में गिरना होता है उनको, तो वो क्या होती है वहां पे ऐसा कुछ वृक्षनुमा जैसा टाइप का बना लेती हैं, और वो क्या होती है? यहाँ विलीन हो जाती हैं बड़े से किसी वाटर बॉडी में। तो इसी को कहते हैं डेल्टा। ठीक है, तो यही डेल्टा वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है? यहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है।
तो अपने यहाँ कौन सी हो गई भारत की? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में कौन सी वनस्पति मिलती है? मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होता है। अब एक सुंदरी वृक्ष जो है भारत में पाया जाता है, आपका सुंदरवन डेल्टा जो है, ब्रह्म गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, वहां पे एक ना सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत सुंदर भी होता है वो। तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ क्या है, मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे नारियल, ताड़, चियोड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर जो है प्रसिद्ध है। तो ये तो सबको पता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो जहाँ पानी होगा वहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल पाए ही जाएंगे और सांप भी पाए ही जाते हैं जंगल में। जो आर्द्रता वाली जगह होती है ना, वहाँ पे ज्यादातर सांप देखने को मिलते हैं। ठीक है। यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं तो क्या मनुष्य के अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्या क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो हमने जैव विविधता में पढ़ा ही था, अभी पीछे वीडियो डल चुकी है। तो सिंपल सी बात है, जैव विविधता एक दूसरे से सभी जो है, मानव हो या जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, एक दूसरे के सहारे ही जीवित है। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए ये चीजें क्या कह रहा है कि वनस्पति भी हो या जानवर हो या जैव विविधता हो, मानव जीवन के लिए या पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब जैसे वन्य प्राणी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। अब जैसे आपने वो क्वेश्चन में देखा होगा, वहाँ 81,000 जो है दिया था अप्रोक्स प्रजाति पाई जाती है जीवों की, यहाँ पे वही दिया है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो अब ये भी याद रखिएगा कि पक्षियों की प्रजाति क्या है? 2000 से अधिक है। तो क्वेश्चन कभी भी अब ये भी पूछा जा सकता है कि पक्षियों की प्रजाति कितनी है? 2000 से अधिक है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब और भी सर्च की जा चुकी होंगी, तो लगभग 3000 आप याद रखिएगा कि यहाँ मछलियां भी पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, यानी कि उभयचरी वो होते हैं जो धरती और जल दोनों पे जो है, स्थल और जल दोनों पे सरवाइव करने में सक्षम होते हैं, जैसे मेंढक, तो उसे क्या कहते हैं? उभयचरी कहते हैं। सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। तो यानी कि 5 से विश्व के जो 5 से 8% है, हमारे यहाँ भारत में उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, अब हाथी जो है सबसे महत्वपूर्ण स्तनधारी जानवर है, ये भी याद रखिएगा। अब किसी को नहीं पता हो तो ये याद रखेगा कि हाथी क्या है? स्तनधारी जानवर है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। तो मरुस्थल में क्या पाया जाता है? ऊंट देखने को मिलता है, उसको मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। और आपका ये पश्चिमी बंग का जो एक सींग वाले जानवर हैं, ये असम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद कच्छ के रण में जो है जंगली गधे जो हैं, एक याद रखिएगा, कच्छ के रण में विश्व में ये प्राकृतिक रूप से विश्व में भारत में ही पाए जाते हैं। कच्छ के रण में जो है ये जंगली गधे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, गिर का वन है ना वहाँ पे, तो वहाँ इनकी जो है प्राकृतिक स्थल है, मतलब वहीं ये प्राकृतिक, मतलब उनका जन्म स्थल ही वही होता है, उसी को कहते हैं प्राकृतिक नेटिव प्लेस। तथा ऊंट रहते हैं, तो ऊंट तो पता ही है मरुस्थल में रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंधा, छोटा मृग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियां वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां क्या है? पाई जाती है। अब ये देखिए, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था। तो आपको याद नहीं रहा तो जीव में भी 2 वर्ड है और 72 में भी 2 लास्ट में आ रहा है, क्योंकि अभी वन संरक्षण ये सब मिलेंगे। तो इसे याद रखिएगा, 1972 में जो है भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया था। अब थोड़े से भारत में जो है औषधीय पादप जो है, यानी कि वनस्पति जो है पाए जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का यानी कि वनस्पतियों का वर्णन है।
और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त है, 49 पादपों को विनिष्ट होने की खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं, देख लेते हैं। सर्पगंधा, सर्पगंधा जो है यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है, तो याद रखिएगा सर्पगंधा जो है रक्तचाप जो ज्यादा होने लगता है ना, तो उसके निदान के लिए क्या इसका यूज किया जाता है और ये सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब जामुन सबको पता होगा, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति से भी गुण है। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह, तो ये तो सबको पता होगा कि अपना जामुन का जो बीज होता है उसको सुखा के अगर पाउडर बनाते हैं तो वो डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये क्या होता है, फायदेमंद होता है, ये बिकता भी है। अर्जुन पौधा जो है ये ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। ये बचपन में बहुत सारे लोगों ने जो गांव में रहे होंगे उनको पता होगा, ये चीजें हरी कलर की होती है, ये मोटी मोटी पत्ती होती है, जिसको थोड़ी सी गर्म कर दिया जाता है, तो उसको जब आप निचोड़ोगे तो उससे रस निकलता है। वो क्या करता है, कान के दर्द में जो है आपको सहायता प्रदान करता है, यानी कम करता है। ठीक है, यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है, यानी रक्तचाप में भी इसको भी यूज किया जा सकता है। बबूल सबको पता होगा, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए भी होता है, एनर्जी लाने के लिए किया जाता है। उसके बाद नीम का जो है ये सबको पता होगा, नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। उसके बाद तुलसी पादप जुकाम खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी कोरोना के टाइम में सबने इसका यूज किया होगा, तो तुलसी पादप जो है भारत में अच्छे मात्रा में पाई जाती है और ये भी क्या है, एक औषधीय पादप है। ठीक है, उसके बाद कचनार फोड़ा अल्सर व दमा रोग के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। उसके बाद एलोवेरा जो है वो भी याद रखिएगा, वो भी एक औषधीय पादप है जो भारत में पाया जाता है काफी मात्रा में। अपने क्षेत्र के औषधीय पादप की पहचान कीजिए, तो आप लोग भी जाके एलोवेरा को भी देखिएगा, वो भी एक बहुत मतलब बेनिफिट वाला पौधा होता है, औषधि के लिए प्रयोग लाया जाता है। वो भी आप जाके एक लिस्ट बनाइएगा, तो वही से एनसीईआरटी ये बताती है, तो वही वो बताया गया। ठीक है, चलिए अब आगे है, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। अब पक्षियों के बारे में दिया हुआ है, भारत विश्व का, अब ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए क्रिएक्लाप। अब ये जो वन दिया है आपके सामने इमेज, ये बताना है कि कौन सा टाइप का इमेज है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, और चीता भी हमारे भारत से विलुप्त हो गया था, लेकिन अब क्या है, भारत में आ गया है चीता भी। ठीक है, नामीबिया से हमारे भारत में मध्य प्रदेश के आपको गुना जिले में जो वन्य अभयारण्य है वहां पे चीते का भी निवास मतलब करवा दिया गया है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल में यही है कि भारतीय से गिर जो गिर जंगल है वहां पे एशियाई शेर जो पाए जाते हैं उनका ये प्राकृतिक वास स्थल है। ठीक है, तो अब पूछा जा सकता है कि एशियाई शेर जो भारतीय शेर है प्राकृतिक वास स्थल गुजरात गिर कहाँ, गिर वन जंगल कहाँ है, तो कहाँ पे है, ये गुजरात में है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, वैसे ये अभ्यारण्य में चैप्टर मिलेगा। ठीक है, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, तो तेंदुआ का पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो किसी बिल्ली के जाति के सदस्य ही तेंदुआ भी जो होता है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। अगर वो कठोर जलवायु को सहन नहीं करेंगे तो हिमालय में वो क्या हो जाएंगे, बर्फ बन के वहीं पे अकड़ जाएंगे और उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा याक के बड़े बड़े बाल होते हैं। जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे जिसको कियांग कहते हैं भी वहां पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं, तो लाल पांडा भी कहाँ पाया जाता है, लद्दाख के जो है यही वाला जो चीज था, ये देखिए गिर के जंगलों में पाया जाता है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाया जाता है, ये चीज याद रखना है आपको, विश्व में ये यहीं पे पाया जाता है।
नदियां, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक प्रतिनिधि है। अब घड़ियाल और मगरमच्छ की जो जाति है और प्रजाति है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। यानी कि घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है और घड़ियाल जो है सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, तो ये तो हम लोगों ने भी देखे हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है। यदि खाने योग्य पौधे के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे क्या होता है, जो मांसाहारी होते हैं मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों में परागण में भी मदद करते हैं। तो पता ही है कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तितली वगैरह, ये सब क्या करते हैं, परागण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। यानी कि हर एक प्रजाति का क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में जो है एक योगदान कहीं ना कहीं रहता ही है। अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया कि मनुष्य द्वारा पादप और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहा है तथा लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां जो है विनिष्ट हो चुकी हैं। अब ये आंकड़ा जो है बढ़ भी गया होगा। काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनिष्ट हो चुकी हैं। अब नगरीकरण वगैरह हो रहा है तो जंगलों का कटाव होता है और मनुष्य की जो जनसंख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में जो है असंतुलन जो है बनता जा रहा है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। जैसे कि आपने देखा होगा हाथियों को लोग मार देते हैं, हाथी का दांत क्या है, महंगा बिकता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, व्यापार, लालची व्यापारियों का कार्य है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब उसमें से कुछ कदम है तो देख लेते हैं। देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो भारत में जीव मंडल कितने हैं, 18 जीव मंडल हैं। ठीक है, जैव मंडल जो है आरक्षित जीव मंडल कितने हैं, 18। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल के नीचे में की गई है। यानी कि 18 में से 12 जो है आपके विश्व के जीव मंडल नीचे में इसकी गणना की गई है। अब ये 18 जो जीव मंडल है वो भी हम लिस्ट देख लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए आपके जो वन्य जीव नीचे हैं ये बताए गए हैं कि कहाँ पे कौन से हैं। जैसे केवला घाना, रणथंबोर, सरिस्का, ये सब कहाँ है, राजस्थान में है। तो यही चीज बताया गया है, आप इमेज को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ये वाला। उसके बाद अगला कदम क्या उठाई है सरकार ने, सन 1952 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण को का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अंधाधुंध जो उसका विनाश किया जा रहा है उसको बंद किया जाएगा तो आपको उस पर सुधार होगा। अब जैसे वो 18 जीव मंडल जो थे वो ये हैं उनकी लिस्ट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कहाँ पे है ये भी साथ में देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने 18 जीव मंडल जो हैं। जैसे कि नीलगिरी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई थी। ध्यान रखिएगा नीलगिरी जो है प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, जिसको यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 2000 में घोषित किया था।
उसके बाद ये कहाँ पर नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों में फैली हुई हैं। तो ये नीलगिरी पूछा जाए कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में जो है एग्जिस्ट करती हैं। नंदा देवी आपको कहाँ है, उत्तराखंड में है, 1988 में इसकी स्थापना की गई है। नौक्रेक आपका कहाँ है, मेघालय क्षेत्र, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, याद रखिएगा वहां पे क्या है, नौक्रेक जो है आपका जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है नौक्रेक मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में है। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। मानस कहाँ है, असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा में है। डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है। और दिहांग दिबाग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद आपका पचमढ़ी कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी भी है और ये कहाँ है, सिक्किम में है। और इसको वनस्पति के स्वर्ग कहा जाता है, वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए सिक्किम को जो है स्वर्ग कहा जाता है। अगस्त मलाई कहाँ है, तमिलनाडु, केरल में पड़ता है। अचानक मार्ग अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सम्मिलित रूप से मतलब दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। अमरकंटक सबको पता ही होगा, यहाँ से 3 नदियों का जो है आपका मतलब उद्गम होता है, जैसे कि नर्मदा, सोन, जोहिला। ठीक है, उसके बाद कच्छ का रण कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सबसे लेटेस्ट जो है आपका पन्ना, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और ये नंदा देवी आपने देख लिया उत्तराखंड में है। ठीक है, वही आगे दिया हुआ था, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये स्थापित किया गया है। ठीक है, अच्छा, बिहार में जो है वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो वो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है ये वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र। अब ये एक प्रवासी पक्षी है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस, तो ध्यान रखिएगा प्रवासी पक्षी के रूप में हमारे यहाँ कौन सी पक्षी आती है, साइबेरियन सारस जो होती है वो आती है कुछ समय के लिए। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जहाँ ये आती है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहाँ लाल सुंदरी कलगी वाली फ्लेमिंगाएं हजारों की संख्या में आती हैं। और ये कलंगी, सुंदर कलंगी यानी कि ऊपर जो होता है उनके वाली फ्लेमिंगो जो है हजारों की संख्या में आती है और कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में यह भी एक है। यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रवासी पक्षियां जो आती हैं तो एक मनोरम दृश्य बनता है, तो इसलिए ये क्या है, एक मतलब अपने जैव विविधता या उसके लिए क्या है, एक अच्छा मतलब दृश्य जो है, दर्शनीय दृश्य बना देती हैं ये जो प्रवासी आपकी पक्षियां जो साइबेरियन सारस है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वनों के प्रकार हमने वन सारे पढ़े थे, तो एक बार थोड़ा सा उसका जो शॉर्ट फॉर्म में है ये देख लेते हैं कि ये वन जो है कहाँ कैसे पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत बारिश में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन कहाँ कितने में बारिश में पाए जाते हैं, तो 2 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होगी वहां पाए जाएंगे। इसकी प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी है, एबिनो, सिंकोना, कैल, महोगनी, रोजवुड, साइडर। और ये महत्वपूर्ण इसके तथ्य क्या हो जाएंगे, अति सघन वन होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। और इनकी ऊंचाई क्यों बढ़ जाती है, ये एक दूसरे से एक कंपटीशन करते हुए कि हम जाके आगे हम सूर्य का प्रकाश लेंगे, तो एक दूसरे को दाबने के चक्कर में इनकी ऊंचाई जो है लगभग 60 मीटर तक जो है ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की खोज में। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जहाँ होगी वहां पे। इसकी जो प्रमुख वनस्पति है कौन कौन सी है, टीक, साल, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलास। ठीक है, इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में गिराते हैं, इनकी एक समय होती है, मतलब एक बार तो ये साल में गिरा ही देते हैं अपने पत्ते। ठीक है, पर्वतीय वन क्या है, यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, मतलब बहुत कम होती है, 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस, लार्च जो है आपके पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। कौन कौन, चीड़, देवदार, पाइन, स्प्रूस और लार्च। शंकुआकार वृक्ष ताकि पत्तियों पर बर्फ भोजपत्र ना ठहर सके, यानी कि शंकुधार ऐसे होते हैं ताकि बर्फ आए तो यहाँ से क्या हो, स्लाइड हो जाए। ठीक है, बर्फीले स्थानों में घर भी वैसे ही बनाए जाते हैं।
अगला है कटीले और या कहिए या मरुस्थलीय वन कहिए, तो वो कहाँ पाए जाएंगे? 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच या 40 सेंटीमीटर से भी कम। तो उसमें कौन कौन से हो जाएंगे? नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम, कीकड़। उसके बाद इन पौधों की जड़ें क्या होती हैं? लंबी, तथा पत्तियां क्या होंगी? छोटी, और ये कांटेदार होंगी, और इनकी मसल्स जो होंगी मोटी मोटी होती हैं, छाले मोटी होती है, जड़ें लंबी होती हैं। शबाना वन कैसे में पाए जाएंगे? 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा जहाँ होगी वहां पे आपको सवाना वन पाए जाएंगे। ये छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, मतलब उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं। यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय होती है। उसके बाद मैंग्रोव वन हमने पढ़ा ही, नदियों के डेल्टा पे पाए जाते हैं, और ये सुंदरी के पेड़ वहाँ फेमस है। और ये सुंदरी के पेड़ जो होते हैं ना, उसकी खासियत है कि वो खारे जल में भी, यानी कि लवणीय जल में भी अपने आप को सरवाइव करने में सक्षम होती है। ठीक है। उसके बाद मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं, जिसको हमने चैप्रल देखा ही था कि इसका चैप्रल के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? भूमध्य सागरीय वन है। और ये कहाँ पाए जाएंगे? तटीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, मध्य अक्षांश एवं महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि कैलिफोर्निया देखेंगे आप, वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलता है आपका कैपलर बायोम जो है आपका, वो चैपरल बायोम। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका जो है इस चैप्टर का सब्जेक्टिव खत्म होता है। हम अगले जो वीडियो में है ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसको पसंद लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल से जुड़िए, आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।